हेलो एवरीवन, मैं रानी शर्मा और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार अध्याय 4, जिसका नाम है आयात एवं निर्यात गतिविधि, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों आयात करने की विधि क्या है, आयात व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले प्रलेख कौन कौन से हैं, समुद्री मार्ग से माल भेजना दो प्रकार से, चार्टर पत्र और जहाजी बिल्टी के अनुसार, जहाजी बिल्टी के क्या कार्य हैं, जहाजी बिल्टी विनिमय साध्य का किस प्रकार माध्यम है, आदेश और इंडेंट में अंतर, जहाजी बिल्टी और चार्टर पार्टी में क्या अंतर है, निर्यात की विधि आदि। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आयात करने की विधि। उससे पहले बच्चों जान लेते हैं कि ये आयात और निर्यात है क्या, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है। बच्चों मैं यदि सिंपल शब्दों में आपको कहना चाहूँगी कि एक देश किसी दूसरे देश से जो माल अपने देश में मंगवाता है वह उसका आयात कहलाता है, मतलब इंपोर्ट कहलाता है। और उसी प्रकार जब कोई देश किसी दूसरे देश को माल भेजता है तो यह उसके लिए निर्यात कहलाता है, मतलब एक्सपोर्ट कहलाता है। ये हमने बात करी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। अब बात करते हैं इंपोर्ट करने की प्रोसीजर क्या है, मतलब आयात करने की विधि क्या है। बच्चों यहाँ आयात करने की विधि को 15 भागों में बांटा गया है, जिसमें मैं आपको यहाँ डिटेल से बताऊंगी। उनमें से सबसे एक है आयात की आज्ञा प्राप्त करना। सबसे पहले बच्चों आयातकर्ता भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा नियुक्त आयात नियंत्रक, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स, के पास एक प्रार्थना पत्र लिखता है कि वह किसी भी देश से जहाँ से उसको मंगाना है उस देश का नाम लिख के कि वह इस देश से जो भी माल मंगवाना चाहता है उस माल का उसमें जिक्र करते हुए लिखता है कि मुझे अमुक देश से अमुक माल मंगवाना है। तो आयात नियंत्रक यदि उचित समझता है तो वह आज्ञा दे देता है। उसके बाद है बच्चों विदेशी मुद्रा की व्यवस्था, क्योंकि जब हम माल किसी दूसरे देश से मंगवाएंगे तो हमें वहाँ की चलने वाली जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसका भी अरेंजमेंट करना होता है। तो विदेशी मुद्रा की व्यवस्था, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आयात आज्ञा पत्र के मिल जाने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नई दिल्ली में स्थित है, से विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे। और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का जो केंद्रीय बैंक है और विदेशी विनिमय की भी व्यवस्था करता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज भी करता है। तो साधारणतः जो आयात आज्ञा पत्र के मिल जाने पर ही जो विदेशी मुद्रा है उसकी व्यवस्था हो जाती है। तीसरी बात करेंगे इंडेंट भेजना। तो इंडेंट के लिए बच्चों क्या है, आयातकर्ता जो विदेश से जो माल खरीदना चाहता है उसकी एक सूची तैयार करके किसी निर्यात एजेंट, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट एजेंट, उसके पास भेज देगा। और सूची तैयार करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता भी होती है। तो सूची तैयार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और आयातकर्ता को इंडेंट से माल का पूरा विवरण और माल से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं भी स्पष्ट कर देनी चाहिए। एक चीज़ और बच्चों, यदि आयातकर्ता का विदेश में परिचय है तभी उस देश के किसी निर्यात जो प्रतिनिधि है उसको इंडेंट भेजना चाहिए। अब बात करते हैं इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। जो विदेशी व्यापार है उसमें जो प्रयुक्त होने वाले इंडेंट है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला इंडेंट, जिसको बोलते हैं ओपन इंडेंट, और एक होता है बंद इंडेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंडेंट। तो अब जान लेते हैं कि ये खुला और बंद इंडेंट क्या है। बच्चों खुला इंडेंट एक ऐसा इंडेंट है जिसमें आयातकर्ता केवल मंगाए जाने वाले माल का नाम और उसकी कितनी मात्रा में मंगवाना है उसकी मात्रा लिखकर भेजता है। ऐसा इंडेंट खुला इंडेंट कहलाता है, जिसमें हम माल भेजने का तरीका, पैकिंग आदि सारी बातें निर्यातक के ऊपर छोड़ देते हैं। इसे अपूर्ण इंडेंट भी हम कहते हैं।
अब बात करते हैं हम खुला बंद इंडेंट की, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग इंडेंट। बच्चों, जब आयातक माल की मात्रा, उसकी जो माल की किस्म है, वो किस्म मतलब क्वालिटी, पैकिंग का ढंग किस प्रकार का होना चाहिए, भेजने का तरीका किस प्रकार का होना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी बातें जो निर्यातक को बता देता है और उसी के अनुसार माल प्राप्त करना चाहता है, तो इस सारे प्रकरण को हम बोलते हैं बंद इंडेंट। ये तो बताया मैंने आपको दोनों प्रकार के इंडेंट। अब बात करते हैं कि इंडेंट में जो दी जाने वाली बातें हैं वो क्या होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ एन इंडेंट। बच्चों, हम प्राय देखते हैं कि इंडेंट में जो बातें लिखी हुई होती हैं वो बहुत आवश्यक होती हैं, तो उन पर विशेष ध्यान देने की बात होती है। अब कौन कौन सी बातें होती हैं ये, जैसे माल की किस्म क्या है, यह पहले ही तय हो जानी चाहिए और इंडेंट में लिखी हुई होनी चाहिए। माल की मात्रा, कितनी मात्रा में माल मंगाना है, यह भी इंडेंट में स्पष्ट होना चाहिए। माल का मूल्य, बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, माल का मूल्य स्पष्ट होना चाहिए। माल की पैकिंग और पैकिंग के ऊपर जो भी चिन्ह है वह होना चाहिए। माल को जो जहाज पर लादने से संबंधित प्रक्रियाएं हैं वह भी स्पष्ट होनी चाहिए। माल का बीमा भी आवश्यक होता है, माल का भुगतान किस प्रकार होना है यह भी स्पष्ट होना चाहिए, आदि बातें हैं जो इंडेंट में दी जाने वाली होती हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम निर्यातक प्रतिनिधि द्वारा माल भेजने पर, तो जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पैचिंग द गुड्स बाय एक्सपोर्ट एजेंट। अब बच्चों, जो निर्यात प्रतिनिधि इंडेंट होता है, यह मिलने पर उसमें लिखा हुआ जो माल है वो उत्पादकों और थोक व्यापारियों से इकट्ठा किया जाएगा, और जो आयातकर्ता के आदेश के अनुसार पैकिंग को बोला जाता है वह करवाकर माल का बीमा कराकर जहाज पर लदान कर दिया जाता है। और माल से संबंधित जितने भी प्रकार के अधिकार पत्र प्राप्त होते हैं वो पत्र प्राप्त कर आयातकर्ता को इसकी सूचना दे देता है कि जो भी निर्दिष्ट माल है उसको भेज दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5, जहाजी अधिकार पत्र प्राप्त करना, जिसको हम बोलते हैं ऑब्टेनिंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। जो आयातकर्ता के द्वारा माल भेजने की सूचना मिल जाने पर अधिकार पत्र प्राप्त होता है। अफसरों से यदि विश्वास योग्य संबंध हो तो जो अधिकार पत्र का माल है वो जहाज पर लदाने के तुरंत बाद भेज दिया जाता है। नहीं तो क्या होता है कि जो निर्यात करता है उनको अधिकार पत्र तब तक उनके सुपुर्द नहीं किया जाता जब तक कि माल के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था ना की गई हो। इसके बाद बात करेंगे नंबर 6, माल छुड़ाने वाले प्रतिनिधि की नियुक्ति, जिसको हम बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। यह है बच्चों आयातकर्ता जो माल की सुपुर्दगी लेने के बाद बंदरगाह, मतलब जहाँ से माल को हम एक्सपोर्ट करते हैं बंदरगाह, उस पर जिस एजेंट की नियुक्ति होती है उसे माल छुड़ाने वाले प्रतिनिधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे आयातकर्ता जो हैं वो ऐसे व्यक्ति को अधिकार। अब हम बात करते हैं आयात शुल्क देना, जिसको हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। निकासी प्रतिनिधि से जब माल छुड़वाया जाता है तो उससे पहले कर गृह, जिसको हम बोलते हैं कस्टम हाउस, वहाँ जाता है और वहाँ वह कर चालान की 3 कॉपियाँ बनती हैं। ये बच्चों फार्म प्रवेश बिल, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री, वो कहलाती हैं। और इनकी तीनों कॉपियाँ अलग अलग रंग की होती हैं जिससे कि जल्दी से पहचानी जा सकें, और यह रंग जो होता है वो होता है काला, नीला और आसमानी। बच्चों, जो काला फॉर्म होता है वो होता है चुंगी युक्त, ये चुंगी युक्त माल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। नीले वाला जो फॉर्म होता है वो देश में बिकने वाले माल के लिए ही सिर्फ होता है, और जो आसमानी रंग होता है वो पुनः निर्यात के लिए पदार्थों के लिए होता है। इस फॉर्म को पाने के पश्चात बच्चों कर गृह के जो अधिकारी होते हैं जहाजी बिल्टी से माल के विवरण का मिलान कर लेते हैं और आयात कर निश्चित कर देते हैं। कर का भुगतान जब उनको प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद अधिकारी फॉर्म की 1 प्रति अपने पास रखकर जो बाकी की शेष 2 प्रतियां हैं फॉर्म की वो निकासी प्रतिनिधि को लौटा देते हैं, और माल छुड़ाने वाला जो प्रतिनिधि होता है उसको माल के विषय में पूरी जानकारी
नहीं है तो जो प्रवेश बिल है उसको भरने की बजाय दर्शनी प्रवेश बिल का फॉर्म भरवा दिया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 9, जो बंदरगाही कर है जिसको हम बोलते हैं डक ड्यूज, यह है चुकाना। तो आयात कर चुकने के बाद बच्चों जो प्रतिनिधि बंदरगाह का कर होता है उसको चुकाने के लिए बंदरगाही चालान जिसको हम बोलते हैं डक चालान, उसकी 2 प्रतियां, एक मेन और एक होती है डुप्लीकेट, भरकर बंदरगाह के जो अधिकारी होते हैं उनको दे दिया जाता है। और जब तक बंदरगाही का कर नहीं चुकाया जाता तब तक बंदरगाह से कोई भी माल को नहीं हटा सकता। इसके बाद बात करते हैं बंदरगाह पर माल की सुपुर्दगी लेना, मतलब टेकिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो माल को जो छुड़ाने वाले प्रतिनिधि हैं उनको भी माल की सुपुर्दगी लेने से पहले माल का निरीक्षण करने का अधिकार होता है और इसको कर लेना चाहिए। केवल उस समय समस्या खड़ी हो जाती है बच्चों जबकि सुरक्षित अवस्था में माल नहीं होता तो प्रतिनिधि जहाजी कंपनी के प्रतिनिधि के द्वारा माल का निरीक्षण करवाकर एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे ये पता चल जाता है कि माल की क्षति के लिए कौन उत्तरदायी है। और यदि बंदरगाह से माल एक निश्चित अवधि में नहीं उठाया जाता है तो उसको विलंब दंड देना पड़ता है। और इसके लिए जो है बंदरगाह से जल्दी माल उठाने की मतलब माल उठा लेना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 11, माल को गोदाम में रखना, कीपिंग गुड्स इन वेयरहाउस। यदि किसी कारण से निकासी प्रतिनिधि या आयातकर्ता को तुरंत आयात शुल्क चुकाने में असमर्थता होती है, वह नहीं चुका पाता है, तो वह विदेशी चुंगी अधिकारी को प्रमाणित जो गोदाम घर है, जो बॉन्डेड वेयरहाउस है, उसमें माल रखने की प्रार्थना पत्र दे देता है और प्रार्थना करके यह रख लिया जाता है। पर हाँ, इसके लिए एक विशेष प्रवेश बिल भरकर देना होता है। इसके पश्चात आयातकर्ता का जो माल है वो प्रमाणित गोदाम गृह में रख दिया जाता है और आयातकर्ता को एक रसीद भी दे दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं प्रतिनिधि द्वारा माल भेजना, मतलब डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय क्लियरिंग एजेंट। तो यह है बच्चों जो प्रतिनिधि माल की सुपुर्दगी लेने के बाद माल को रेलवे स्टेशन ले जाकर रेलवे बिल्टी बनवा लेता है और माल रवाना होने की सूचना आयातकर्ता को भी दे देता है। अब बात करते हैं नंबर 13 नंबर, प्रलेखों को भेजना, मतलब सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स। यह है बच्चों जब निकासी प्रतिनिधि माल को आयातकर्ता के स्थान से, मतलब उसके गंतव्य स्थान के लिए बुक करने के बाद रेलवे रसीद, जिसको हम R/R या ट्रैक आदि की रसीद, अपने खर्चों या कमीशन का जो लेखा है और अन्य प्रलेख अलग से डाक के द्वारा हम आयातकर्ता के पास भी भेज देते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 14, माल छुड़ाना, टेकिंग डिलीवरी। बच्चों जब आयातकर्ता निकासी प्रतिनिधि से जो सूचना प्राप्त होती है, उसके प्राप्त होते ही रेलवे से या ट्रांसपोर्ट कंपनी जहाँ से भी माल आता है वहाँ से माल की सुपुर्दगी लेने की व्यवस्था करता है और यह सुपुर्दगी जो होती है वो स्वयं आयातकर्ता से ले लेता है या उसको कोई प्रतिनिधि ले लेता है। बात करते हैं नंबर 15, लास्ट, स्थानीय चुंगी चुकाना, मतलब जो लोकल ऑक्टोरियो है वह। जब किसी एक शहर में दूसरे शहर से माल को मंगवाया जाता है तो हमारे देश की नगर पालिकाएँ ऐसे माल पर चुंगी वसूल करती हैं, तो इसे स्थान कर भी कहते हैं। चुंगी सभी वस्तुओं पर देय नहीं होती है, कुछ ही वस्तुओं पर देय होती है और जिन वस्तुओं पर चुंगी देय है उन पर जो चुंगी देकर ही जो आयातकर्ता होता है वो माल को अपने गोदाम या दुकान पर ले जा सकता है। एक बात और बच्चों, अब मतलब वर्तमान के समय में जो स्थानीय चुंगी है वह बंद हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आयात व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले प्रलेख, मतलब डॉक्यूमेंट टू बी यूज्ड इन इम्पोर्ट ट्रेड। तो यह जो हैं वो किस प्रकार हैं बच्चों, ये भी 12 जो है भागों में बटे हुए हैं, जिसमें एक है इंडेंट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, नंबर 2 है जहाजी बिल्टी जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ लीडिंग, नंबर 3 है निर्यात बीजक जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इनवॉइस, नंबर 4 है बीमा पत्र मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी, नंबर 5 है विदेशी बिल फॉरेन बिल जिसको बोलते हैं, और नंबर 6 है प्रवेश बिल जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री, नंबर 7 है दर्शनी बिल जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ साइट, और नंबर 8 है बंधक पत्र जिसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ हाइपोथेक्शन, और नंबर 9 है बंदरगाह चालान डक चालान जिसको बोलते हैं, नंबर 10 है प्रमाणित गोदाम का प्रमाण पत्र मतलब डॉक वारंटी, नंबर 11 है रेलवे रसीद जिसको RR बोलते हैं, और नंबर 12 और लास्ट है स्थानीय चुंगी की रसीद।
जो कि मैंने आपको बताया कि अब वर्तमान समय में ये बंद हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ लोकल ऑक्टेरिया। अब बात करते हैं बच्चों, जब समुद्री मार्ग से माल भेजा जाता है, मतलब जिसको जब हमने बात करी जो माल जो जितने भी प्रकार से माल का आयात होता है उसमें क्या क्या जो है सावधानियाँ रखनी चाहिए, ध्यान रखने वाली बात क्या है। अब हम बात करते हैं समुद्री मार्ग से माल को भेजना। बच्चों, जब समुद्री यातायात का कार्य जहाजी कंपनियां करने लगती हैं तो माल समुद्र पार विदेशों को भेजा जाता है, और तब किसी जहाजी कंपनी से माल ले जाने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह करना पड़ता है। तो जो निर्यातकर्ता व्यापारी है वह स्वयं और अपने प्रतिनिधि की सहायता से जहाजी कंपनी से माल ले जाने की एक शर्त तय करता है, और जो जहाजी कंपनी है कंपनी के साथ मिलकर ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रंसविदा, यह एक लिखित जो है असाइनमेंट होता है, लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जहाजी कंपनी के द्वारा माल ले जाने का जो पूरा शर्तों का उल्लेख है वह लिखा हुआ होता है। तो अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है चार्टर पत्र, और जिसको हम बोलते हैं चार्टर पार्टी या सीपी, शॉर्ट फॉर्म में सीपी। दूसरा होता है जहाजी बिल्टिंग, बिल ऑफ लीडिंग, जिसको बोलते हैं हम बीएल। तो पहले बात करते हैं जो सीपी है क्या है, चार्टर पत्र। जब व्यापारी बहुत अधिक माल का निर्यात करता है तो यह सुविधाजनक समझा जाता है कि जो पूरा मतलब संपूर्ण जहाज ही किराए पे ले लिया जाता है, और जो जहाजी कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसे ही हम जो बोलते हैं वो जहाजी परसविदा बोलते हैं। अब इसमें ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक है जब निश्चित यात्रा के लिए लिखा जाता है, और एक है जब पूरी जहाज मतलब दूसरा है जब हम निश्चित समय के लिए इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों जहाजीबिलिटी के क्या कार्य हैं। जहाजीबिलिटी के कार्य जिसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ बिल ऑफ लीडिंग, ये क्या है? ये बच्चों 4 प्रकार के होते हैं जिसमें हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। नंबर 1 माल की रसीद, रिसिप्ट ऑफ गुड। तो जो जहाजीबिलिटी है वो इस बात का प्रमाण है कि जहाज के कप्तान को माल जहाज पर लादने के लिए दिया गया है। दूसरा होता है माल का अधिकार पत्र, जिसको बोलते हैं टाइटल ऑफ गुड्स। तो जहाजीबिलिटी जो है वो माल का अधिकार पत्र है। जहाजीबिलिटी का स्वामी ही माल का वास्तविक स्वामी भी माना जाता है। नंबर 3 होता है माल ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट, तो जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। जो जहाजीबिलिटी है जहाजी कंपनी के द्वारा माल को ले जाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है, और इसमें उन सभी शर्तों का उल्लेख होता है जिस पर जहाजी कंपनी एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक माल को ले जाने की स्वीकृति देता है। और उसके बाद है चौथा नंबर है जमानत का कार्य, जिसको बोलते हैं हम फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी। यह है बच्चों जब जहाजीबिलिटी गिरवी रखकर इनकी जमानत पर ऋण दिया जाता है। अब बात करते हैं जहाजीबिलिटी विनिमय साधक का माध्यम है या नहीं, जिसको अब ये क्या है बच्चों कि जब जहाजीबिलिटी जब किसी